तो यहाँ पे लास्ट क्लास में देख रहे थे स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो उसी में जो फर्स्ट मेथड था वो पढ़ चुके थे, है ना, वोल्टेज कंट्रोल था। सेकंड मेथड जो है स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, सिंक्रोनस स्पीड पे। तो इसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो सिंक्रोनस स्पीड पे डिपेंड करती है, रोटर स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक। तो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, इसकी रोटर स्पीड का फार्मूला ये। तो रोटर स्पीड किस पे डिपेंड करती है, सिंक्रोनस स्पीड पे। और जो सिंक्रोनस स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तो और क्या चेंज यहाँ पे होता है। तो यदि देखेंगे कि इसकी जो फ्लक्स होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशियो पर डिपेंड करती है। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होने से जो इसका मैग्नेटिक सर्किट है वो क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सैचुरेशन होगा इन मैग्नेटिक सर्किट। ठीक। और मोटर में जो आयरन लॉस वगैरह है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोटर क्या होगी, वहां पे ओवरहीट होगी। तो यदि इस मेथड में हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, है ना, वोल्टेज को यहाँ पे क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करने पर फ्लक्स इंक्रीज होती है। इससे मोटर का जो मैग्नेटिक सर्किट है वो क्या होता है, यहाँ पे सैचुरेट हो जाता है। ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा, और इसके कारण इसका जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे इनएक्यूरेट हो जाती है। तो इसकी जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी, यहाँ पे इनएक्यूरेट यहाँ पे हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो इसका जो एक्सेल होता है, एक्सेल यानी कि 2πfl होता है ये। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करने पर इसका एक्सेल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब इसका रिएक्टेंस डिक्रीज होगा तो इसकी जो करंट है वो करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो करंट होती है वो इंक्रीज होती है, और करंट के इंक्रीज होने से I2R लॉस इंक्रीज होता है। तो जब ये लॉस इंक्रीज होगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो समझ में आया, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो एक तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो एक तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। और दूसरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करने पे जो इसका रिएक्टेंस होता है, इस रिएक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से इसका जो मैग्नेटिक सर्किट है वो सैचुरेट होगा। सैचुरेट होता है ये, इससे मोटर क्या होती है, ओवरहीट होती है। और इसकी जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैसी हो जाती है, यहाँ पे इनएक्यूरेट हो जाती है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, और रिएक्टेंस के कारण करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। करंट इंक्रीज होने से I2R लॉस यानी कॉपर लॉस इंक्रीज होगा, और यदि कॉपर लॉस इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसलिए कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, और रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी, इसको रेयरली यूज करते हैं। तो कांस्टेंट वोल्टेज, रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, रेयरली यूज करते हैं, रेयरली यूज करते हैं। ठीक है। तो रेयरली यूज होता है कांस्टेंट वोल्टेज एंड रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे आप, इंक्रीज करेंगे। तो मोटर की फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट रखोगे,
तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करने पर ठीक इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी जो फ्लक्स है, ठीक है, इसको इंक्रीज करोगे तो इसकी जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो फ्लक्स है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगी। तो फ्लक्स डिक्रीज होगी तो मोटर का जो टॉर्क होता है वो टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है लेकिन फ्लक्स डिक्रीज होती है, और फ्लक्स डिक्रीज होने से इसका टॉर्क क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है इसकी वैल्यू कैसी होती है, स्मॉल। क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए हम पढ़ते हैं एक्स नॉट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करने से जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी, स्मॉल रहेगी। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे इसकी मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, तो यदि बोलेगा इंडक्शन मोटर की हायर फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करने में मैग्नेटाइजिंग करंट क्या रहेगी, उसकी स्मॉल रहेगी, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पे स्पीड हायर, फ्लक्स लोअर, और जो उसका टॉर्क है वो भी क्या होगा, यहाँ पे लोअर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैक्सिमम टॉर्क फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, ठीक है, डबल कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप डबल कर दोगे तो डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो यदि बोलता है कि कोई इंडक्शन मोटर है और वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 100 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करती है। ठीक, तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वो कितना मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करेगी, तो वो 25 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करेगी। ठीक, तो यदि इंडक्शन मोटर का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम टॉर्क 100 न्यूटन मीटर होगा तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे उसका मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, 25 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, अफेक्टेड होगा, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे प्रभावित हो जाएगा। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड का जो यूज है, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे देखेंगे कि ये जो मेथड है, इस मेथड में, ठीक है, ध्यान से देखो, इस मेथड में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और टॉर्क क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होने पर टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है, डीसी सीरीज मोटर की होती है। कि डीसी सीरीज मोटर में, ठीक है, यदि हायर स्पीड है, इसकी स्पीड हायर है, तो इसका जो टॉर्क है वो कैसा होता है, लो होता है। और लो स्पीड पर टॉर्क क्या होता है, हाई। तो हाई स्पीड पर टॉर्क क्या रहेगा, लो। लो स्पीड पर टॉर्क क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर है वो इंडक्शन मोटर कैसे बिहेव कर रही है, तो बिहेव एज अ डीसी सीरीज मोटर। तो इसकी जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके समान हो जाती है, डीसी सीरीज मोटर के समान हो जाती है। ठीक है, तो इस मेथड को यहाँ पे बोलते हैं फील्ड वीकनिंग मेथड। फील्ड, इसमें फील्ड कमजोर हो रहा है तो फील्ड वीकनिंग मेथड इसको बोलते हैं। तो इसको जो है फील्ड वीकनिंग मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको फील्ड वीकनिंग मेथड यहाँ पे बोलते हैं।
आई वो समझ में? तो इस तरह से ये मेथड यहाँ पे है। दूसरा जो मेथड है स्टेटर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। स्टेटर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेटर की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करती है, V अपॉन एफ रेशियो पे डिपेंड करती है। तो इसमें हम स्टेटर की वोल्टेज को भी चेंज करते हैं और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या रखते हैं, V अपॉन एफ रेशियो जो है, इस V अपॉन एफ रेशियो को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रख करके इस फ्लक्स को क्या रखते हैं हम यहाँ पे, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, और स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो वोल्टेज को भी डबल कर देंगे। ठीक है, जिससे इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी, टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। यदि हम यहाँ पे वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी को यदि हम हाफ करेंगे तो वोल्टेज को भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो जिससे फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी। ठीक, टॉर्क इसका यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से इस मेथड में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशियो को कांस्टेंट रखकर फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं। इससे इसका टॉर्क क्या रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को क्या बोल सकते हैं, वोल्ट हर्ट्ज मेथड। तो वोल्ट हर्ट्ज यदि मेथड बोलेगा तो वोल्ट हर्ट्ज मेथड यही है। ठीक है, V अपॉन एफ मेथड को ही क्या बोलेगा, वोल्ट्स पर हर्ट्ज मेथड उसको यहाँ पे बोलेगा। ठीक, अब इसमें यहाँ पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल यहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इन्वर्टर का, या यूज कर सकते हैं साइक्लो कन्वर्टर। तो जो लो एंड मीडियम पावर ड्राइव होती है, तो लो एंड मीडियम पावर ड्राइव में हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर का। और जो हाई पावर ड्राइव होती हैं, उन हाई पावर ड्राइव में किसका यूज करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशियो को कांस्टेंट रखना है। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए लो पावर ड्राइव में, लो एंड मीडियम पावर ड्राइव में इन्वर्टर का यूज करोगे, और हाई पावर ड्राइव में साइक्लो कन्वर्टर का यूज करोगे। तो साइक्लो कन्वर्टर का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे सीमेंट मिल है, हाई पावर ड्राइव मतलब जैसे सीमेंट मिल है। ठीक है, तो सीमेंट मिल में यूज कर सकते हो। लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव में भी हाई पावर की आवश्यकता होती है, तो लोकोमोटिव में यूज कर सकते हो। तो इन सब में हम साइक्लो कन्वर्टर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को वेरी करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए कई मेथड हैं, कई मेथड का हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि एक मेथड जो है, ठीक, इस मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का यूज कर लेंगे। तो ये जो है, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको क्या चाहिए, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये जो मेथड है, इस मेथड में हम स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करेंगे, बट उनका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए वोल्टेज वेरिएबल और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो जब 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो ये क्या है, एक 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। तो जो 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, इससे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट डीसी मिल जाएगा। तो इसका जो डीसी आउटपुट है, ठीक है, ये डीसी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इस डीसी को स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर सर्किट का यूज कर लेंगे। तो ये फिल्टर सर्किट है।
तो फिल्टर सर्किट काय के लिए यूज कर रहे हैं, स्मूथन डीसी के लिए, रिपल को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टर का यूज करेंगे। तो VSI जो इन्वर्टर होता है, जिसमें हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज करेंगे, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज करके यहाँ पे जो हमारी मोटर है, इसको हम वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी देंगे। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर है ये क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल या वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे इन्वर्टर जो होता है यही क्या करता है, वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको प्रोड्यूस करता है, और वो हम किसको देते हैं, यहाँ पे मोटर को। तो याद रखिएगा इसमें कौन से इन्वर्टर का यूज करोगे, यहाँ पे ये VSI इन्वर्टर का यूज करोगे, और कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करोगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज करोगे, ठीक है। अब इसके साथ में क्या ड्रॉबैक होती है कि इसमें जो है रीजनरेशन जो होता है, रीजनरेशन में जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो रीजनरेशन नॉट पॉसिबल। तो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग जिसको हम बोलते हैं, रीजनरेशन, ये इसमें पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो ये कन्वर्टर है ये क्या करेगा, यहाँ पे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करेगा, और ये हार्मोनिक्स को इंजेक्ट करता है किसमें, सप्लाई सिस्टम में, ठीक है। तो कन्वर्टर इंजेक्टेड हार्मोनिक्स टू 3-फेज सप्लाई। तो जो 3-फेज सप्लाई है उसमें क्या करता है, ये यहाँ पे हार्मोनिक्स को इंजेक्ट करता है, आई बस में। तो हार्मोनिक्स को ये इन्वर्टर में अलग मेथड होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन का, इन्वर्टर में यूज करते हैं इसमें, है ना। वो चॉपर में है, जो आप बोल रहे हो चॉपर में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इतना समझ में आया? तो ये एक मेथड हो गया। इसी तरह से एक दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनकंट्रोल 3-फेज रेक्टिफायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये 3-फेज सप्लाई है, और ये 3-फेज अनकंट्रोल रेक्टिफायर है, ठीक। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक चोपर का। तो चोपर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, एक हमने पढ़ा है चोपर स्टेप डाउन चोपर, ये जिसमें FD यूज करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज करते हैं। तो ये FD है, और ये क्या है, यहाँ पे चोपर है। तो इसमें जो है हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे चोपर का, और इसके आउटपुट को स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर सर्किट का यूज करेंगे, ठीक। और यहाँ पे VSI का यूज करेंगे। तो VSI इन्वर्टर जो है, इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करेंगे, और इसका जो आउटपुट है वो हम इस मोटर को देंगे। ये हमारी इंडक्शन मोटर है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर होता है ये सिर्फ क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। तो ओनली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेगा। जो इनपुट वोल्टेज है, वोल्टेज को वेरी करना है तो वोल्टेज को चॉपर कंट्रोल करता है। तो चॉपर कंट्रोल इनपुट DC वोल्टेज। तो चॉपर जो है इनपुट DC वोल्टेज कंट्रोल करता है। तो 3-फेज को हम अनकंट्रोल रेक्टिफायर द्वारा किस में कन्वर्ट करेंगे, DC में, और फिर उस DC को हम चॉपर के द्वारा क्या करेंगे, कंट्रोल DC में, है ना। और उस कंट्रोल DC को इस इन्वर्टर को फीड करेंगे, और ये आउटपुट में क्या देगा, इसको वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इसको देगा, ठीक।
तो इसमें इन्वर्टर सिर्फ क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेगा, और चॉपर क्या करेगा, वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। तो इसमें भी जो रीजनरेशन है नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो रीजनरेशन नॉट पॉसिबल, तो इसमें भी रीजनरेशन जो है पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे लेस हार्मोनिक जनरेशन, तो चॉपर के कारण जो हार्मोनिक्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं, ठीक। तो जिसमें भी हम अनकंट्रोल रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं तो उसमें रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है। रीजनरेशन के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल रेक्टिफायर होना चाहिए, यानी कंट्रोल कन्वर्टर वहां पे होना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा, वहां पे रीजनरेशन पॉसिबल होगा। आई बात समझ। तो रीजनरेशन के लिए क्या होना चाहिए, कंट्रोल रेक्टिफायर वहां पर होना जरूरी होता है। इतना समझ में आया। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, तो अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसी में कि जो अनकंट्रोल की जगह है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, कंट्रोल रेक्टिफायर हो जाएगा, या कंट्रोल रेक्टिफायर बोलोगे या कन्वर्टर बोलोगे। तो जो थ्री फेज हमने फुल कन्वर्टर पढ़ा है, ठीक, तो थ्री फेज जो हमने फुल कन्वर्टर पढ़ा है उसको यूज कर सकते हो आप, थ्री फेज फुल कन्वर्टर। तो यहाँ पे SCR का थरिस्टर का यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा, इस AC को कंट्रोल DC में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम चॉपर का यूज नहीं करेंगे, ठीक। अब ये जो कन्वर्टर है ये क्या कर सकता है, यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल कर सकता है ना। कन्वर्टर क्या कर सकता है, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है। और फ्रीक्वेंसी को कौन कंट्रोल करेगा यहाँ पे, ठीक है, VSI जो है ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे जो रीजनरेशन है वो क्या है, पॉसिबल है यहाँ पे। तो रीजनरेशन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक। तो रीजनरेशन यहाँ पे पॉसिबल रहेगा। तो याद रखना है, वोल्टेज को कौन कंट्रोल करेगा, फुल कन्वर्टर, ठीक है, और VSI किसको कंट्रोल करेगा, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा। और इसमें जो है रीजनरेशन यहाँ पर पॉसिबल होता है, ठीक। और कुछ, इसके बाद में इसी में हम क्या कर सकते हैं, डुअल कन्वर्टर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप डुअल कन्वर्टर का यूज कर सकते हो। तो डुअल कन्वर्टर को सिंबॉलिकली हम ऐसा शो कर सकते हैं कि ये एक डुअल कन्वर्टर है। तो यहाँ पे थ्री फेज डुअल कन्वर्टर का यूज करेंगे। तो जो डुअल कन्वर्टर है ये क्या करेगा, वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, और इस कंट्रोल करेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा। इसमें भी रीजनरेशन जो है वो क्या है, पॉसिबल है, ठीक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मोटर को 4 क्वाड्रेंट में ऑपरेट करा सकते हैं। इसमें 2 क्वाड्रेंट में ऑपरेट करा सकते हो, इसमें 4 क्वाड्रेंट में आप मोटर को ऑपरेट करा सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी बोलेगा कि ये जो मेथड होता है ये मेथड किस मेथड के सिमिलर होता है। तो जो DC मोटर में हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ते हैं, तो ये जो मेथड है सिमिलर, कौन सा मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। तो सिमिलर टू, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड ऑफ DC मोटर। तो DC मोटर के आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड के सिमिलर ये यहाँ पे होता है, ठीक। तो ये मेथड सिमिलर होता है DC मोटर के आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड के, ये सिमिलर यहाँ पे होता है। आई बस में। तो इस प्रकार से इसमें हमने देख लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो मेथड होता है VF मेथड, वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, है ना। इस मेथड में आपको बताया था जब अपन इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहे थे कि जो इस मेथड है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी
पर मोटर को क्या करते हैं, ऑपरेट कराते हैं। तो लो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर मोटर को ऑपरेट कराने से इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक। तो यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड द्वारा लो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराते हैं तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसकी जो स्टार्टिंग करंट है ये क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है। तो स्टार्टिंग करंट जो है ये डिक्रीज होती है, यानी कि लो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर मोटर को ऑपरेट करके हम लोअर करंट पर हायर स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। बट इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो यहाँ पे अनअल्टर्ड होता है, यानी कि अपरिवर्तित होता है। तो मैक्सिमम टॉर्क में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। तो जब तक V अपॉन एफ रेशियो कांस्टेंट रहेगा तब तक मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंज वहाँ पे नहीं होगा। क्या चेंज होगा, लोअर वोल्टेज फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कराने पे हायर स्टार्टिंग टॉर्क एट लोअर करंट पे हमको मिल जाएगा। ठीक। और दूसरा, इसमें हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग को क्या कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो इसमें आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग को इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो ये एडवांटेज होती है वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो मेथड है स्टेटर करंट कंट्रोल। तो ये जो मेथड है जिसको यहाँ पे बोल रहे हैं स्टेटर करंट कंट्रोल मेथड। ठीक। तो स्टेटर करंट कंट्रोल मेथड में हम मोटर की जो करंट होती है, स्टेटर करंट होती है, ठीक है, उस करंट को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो कांस्टेंट स्टेटर करंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक। तो इसकी जो करंट है उसको हम क्या रखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे मोटर की स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यदि हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इस मेथड में इसका जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, ये मैक्सिमम टॉर्क करंट के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। तो यदि करंट की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटर करंट है वो है ना, टॉर्क जो है स्टेटर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। और दूसरा जो टॉर्क होता है इंडिपेंडेंट होता है ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। तो रोटर रेजिस्टेंस से क्या होता है, ये टॉर्क इंडिपेंडेंट होता है। ठीक। और किस पे डिपेंड करता है, ये करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। तो ये जो मेथड है, ठीक, कांस्टेंट करंट मेथड जो है, इस मेथड में हम किसका यूज करेंगे, तो इसमें हम CSI का यूज करेंगे, करंट सोर्स इन्वर्टर। ठीक। तो आपको करंट को क्या रखना है, वहां पे कांस्टेंट रखना है। तो करंट को कैसे कांस्टेंट रखोगे, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे CSI का यूज करेंगे, करंट सोर्स इन्वर्टर का यहाँ पे आप यूज करोगे। ठीक। अब इसकी जो एडवांटेज होती है, इसकी एडवांटेज क्या होती है, तो फॉल्ट करंट का जो लेवल होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉल्ट करंट लेवल कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल फॉल्ट करंट लेवल। तो फॉल्ट करंट के लेवल को क्या कर सकते हो आप, इसमें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। एक तो ये एडवांटेज होती है। दूसरी होती है कि इसकी जो इनपुट करंट है वो मोटर पैरामीटर वेरिएशन से क्या होती है, अनअफेक्टेड होती है। इनपुट करंट अनअफेक्टेड फ्रॉम इनपुट पैरामीटर वेरिएशन ऑफ मोटर। तो मोटर के जो इनपुट पैरामीटर वेरिएशन है इससे क्या होती है, ये अनअफेक्टेड होती है। तो फॉल्ट करंट के लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हो और इसकी जो इनपुट करंट है, ठीक है,
वो अनअफेक्टेड होती है फ्रॉम इनपुट वेरिएशन, पैरामीटर वेरिएशन ऑफ मोटर। इसकी जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक क्या होती है, तो ड्रॉबैक भी आपको याद रखनी है, इसकी ड्रॉबैक क्या होती है। तो इसकी जो ड्रॉबैक है उसमें होता है जनरेशन ऑफ अनवांटेड हार्मोनिक्स। तो जनरेशन ऑफ अनवांटेड हार्मोनिक्स, तो इसमें जो है अनवांटेड हार्मोनिक्स का जनरेशन होता है। और दूसरा जो है टॉर्क जो होता है वो पल्सेशन होता है। तो टॉर्क कैसा रहेगा, पल्सेशन रहेगा, यानी कि पल्सेटिंग टॉर्क इसमें यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे ड्रॉबैक होती है। तो इसमें जो टॉर्क है वो स्मूथ नहीं रहेगा, टॉर्क कैसा रहेगा, पल्सेटिंग टॉर्क यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे, तो अरेंजमेंट में हम यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं कि एक हम यूज कर सकते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ये 3 फेज सप्लाई है और ये 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। इसका यूज कर सकते हो। इसके सीरीज में एक इंडक्टर लगाएंगे, हमने पढ़ा था सीएसआई के सीरीज में क्या लगाते हैं, इनपुट में एक इंडक्टर लगाते हैं। और ये आपका क्या है, सीएसआई करंट सोर्स इन्वर्टर है। और इसकी जो आउटपुट करंट है ये इस मोटर को यहाँ पे फीड करेंगे। ठीक है, तो सीएसआई जो होता है वो यहाँ पे क्या करता है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का काम किसका है, ये सीएसआई का यहाँ पे है। ठीक, इंडक्टर जो सीरीज में लगा है ये क्या करता है, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट करंट। ठीक है, तो सीएसआई क्या, इनपुट करंट कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये क्या है, कांस्टेंट करंट इसको प्रोवाइड करता है। और ये एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है जो एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। तो यहाँ पे इसमें क्या आएगी, इनपुट डीसी करंट आएगी। ठीक, तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज होगी, ये वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट करेगा, इंडक्टर किस में कन्वर्ट करेगा, करंट सोर्स में। तो इंडक्टर जो है वो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक, और इसके इनपुट में क्या करता है, करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखता है। तो इस तरह से कांस्टेंट करंट और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है कि इंडक्टर क्या करता है, यहाँ पे कांस्टेंट करंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। दूसरा इसी तरह से एक और अरेंजमेंट यूज कर सकते हो, और उसमें आप किसका यूज कर सकते हो, चोपर का। तो ये 3 फेज सप्लाई यहाँ पे, और सेम यहाँ पे ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। और इसमें भी हम एक चोपर का यूज कर लेंगे। तो ये एक स्टेप डाउन चोपर है, और ये कांस्टेंट करंट इंडक्टर यहाँ पे है। तो ये चोपर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप यूज करोगे सीएसआई, और इसके थ्रू मोटर को फीड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से चॉपर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो चॉपर क्या करेगा यहाँ पे, कि जो इसकी इनपुट वोल्टेज है, इस इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को क्या करेगा, ये स्टेप डाउन करेगा। इंडक्टर क्या करेगा, कांस्टेंट करंट रखेगा। तो जैसे कि अब मोटर की यदि हमको करंट को वेरी करना है तो कैसे वेरी करेंगे। ठीक है, तो चॉपर की वोल्टेज चेंज होगी, तो फिर जो भी करंट यहाँ पे आएगी है ना, पहले मान लीजिए 100 एम्पियर की करंट है, तो ये करंट कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। हमको चेंज करना है तो चॉपर से ड्यूटी साइकिल चेंज कराएंगे। फिर करंट हमने कितना कर दिया, 50 एम्पियर, अभी 50 एम्पियर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से चॉपर जो होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल की करंट्स, डिफरेंट लेवल की कांस्टेंट करंट यहाँ पे प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, और मोटर की जो स्पीड है उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस अनकंट्रोल रेक्टिफायर का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, इसमें जो है इसमें आप कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करोगे। ये जो है अनकंट्रोल लिख दिया मैं यहाँ पे, ये कंट्रोल रेक्टिफायर है ना, ये क्या है, एससीआर है। तो ये क्या होगा, कंट्रोल रेक्टिफायर। जैसे यहाँ पे चोपर क्या कर रहा है,
डिफरेंट लेवल की डीसी दे रहा है, तो वैसे ये कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो ये क्या करेगा, डिफरेंट लेवल की क्या देगा, वोल्टेज देगा। तो उस डिफरेंट लेवल वोल्टेज के लिए करंट का डिफरेंट कांस्टेंट लेवल हमको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, वो गलती से यहाँ पे आ गया अनकंट्रोल, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कंट्रोल रेक्टिफायर है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को यहाँ पे वेरी करता है। आई बात समझ में? ठीक, तो इसके बाद में जो मेथड है वो है स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोलर। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम इलेक्ट्रिकली कैसे यूज करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रिकली यूज करने के लिए जो हमारा रोटर सर्किट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, और इसका जो शाफ्ट होता है, इसके शाफ्ट पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे 3 स्लिप रिंग का यूज करते हैं। तो इसके शाफ्ट पर इस प्रकार से 3 स्लिप रिंग का यूज करेंगे। और रनिंग कंडीशन में स्पीड कब कंट्रोल करोगे, रनिंग कंडीशन में। तो रनिंग कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिकली इस मेथड का यूज करते हैं। तो रनिंग कंडीशन में जब रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो रोटर में जो I2R लॉस है, यानी कि कॉपर लॉस है, इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है, और इसके कारण इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे स्पीड जो डिक्रीज होती है वो कॉपर लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो दूसरा ये जो मेथड होता है, इसमें डबल डिपेंडेंसी होती है कि यदि लोड भी इंक्रीज होता है, ठीक है, तो भी कॉपर लॉस इंक्रीज हो जाता है ना। लोड इंक्रीज होने से रोटर करंट इंक्रीज होती है, रोटर करंट इंक्रीज होने से कॉपर लॉस इंक्रीज होता है, और स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में जो मोटर की एफिशिएंसी होती है, वो एफिशिएंसी क्या होती है, लो होती है। तो इसलिए इस मेथड को हमने पढ़ा था, किसके लिए यूज करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन स्पीड कंट्रोल के लिए इसका यूज करते हैं, जहां कुछ समय के लिए ही हमको स्पीड को कंट्रोल करना होता है। तो उसी मेथड को यहाँ पे स्टैटिकली हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उसको स्टैटिकली यूज करने के लिए, जैसे हमारी ये सेम 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो उसका स्टेटर और ये रोटर हो गया मान लीजिए, और इसके स्टेटर को हम यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके स्टेटर में जो ईएमएफ, सॉरी, इसके रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, वो कहाँ पे अवेलेबल होती है, स्लिप रिंग पे। तो उस ईएमएफ को यूज करते हैं, और उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 3 फेज रेक्टिफायर को लगा देते हैं। तो इसके रोटर की ईएमएफ है, ये रोटर में जो स्लिप फ्रीक्वेंसी की ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है, वो रोटर में स्लिप फ्रीक्वेंसी की जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, वो इस रेक्टिफायर को मिलेगी। और इस रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट क्या रहेगा, डीसी। अब उस डीसी को स्मूथ करने के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा देंगे, एक चोपर का यूज करेंगे। अब ये जो चोपर होगा, कौन सा यूज कर सकते हो, यहाँ पे जीटीओ, जीटीओ पढ़े थे, जीटीओ जो होता है गेट टर्न ऑफ थैरिस्टर है ये। तो गेट टर्न ऑफ थैरिस्टर जीटीओ का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये जीटीओ चोपर है ये, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे एक यूज कर लेंगे रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट यहाँ पे हम करेंगे। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोलेंगे वीडी, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है उसको बोलेंगे वीडीसी। ठीक, और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रिपल, रिड्यूस्ड रिपल। तो रिपल की वैल्यू को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। ये यहाँ पे है जीटीओ, ठीक है, जीटीओ चोपर, और ये है 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इस तरह से इनका यहाँ पे हम यूज करते हैं। आई बस में। तो यदि बोलेगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, तो हमने जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल में हम ये रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं। तो उस रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस किए हैं, 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जीटीओ चोपर, और एक रेजिस्टेंस आर से उसको रिप्लेस करता हूँ। ठीक है ना। तो यदि पूछेगा तो ये आपको याद रखना है कि इसमें
थ्री फेज डायोड रेक्टिफायर, चोपर और वन रजिस्टर, थ्री फेज डायोड रेक्टिफायर, चोपर और वन रजिस्टर से, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं। ठीक, अब ये फंक्शन यहाँ पे कैसे करेगा, तो जैसे देखेंगे कि जब चॉपर क्या होगा हमारा ऑन होगा, तो सी एच ऑन होगा ये, तो जब चॉपर ऑन है तो ये कैसे वर्क बिहेव करेगा, तो ये एक क्लोज स्विच के समान बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब चॉपर ऑन है तो वो एक क्लोज स्विच है, तो जब वो एक क्लोज स्विच है तो उसने इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो जब शॉर्ट कर दिया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब चॉपर ऑन होता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो आर है ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है बाय चॉपर। तो चॉपर के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इससे जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, आउटपुट जो वोल्टेज है ये वीडी या वीडीसी, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, जीरो हो जाती है, और जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या कर देते हो, आप रिमूव कर देते हो, और रेजिस्टेंस को रिमूव करके रोटर को क्या कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो। तो रनिंग कंडीशन में ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जब तक चॉपर ऑन रहेगा तब तक ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी। ठीक, अब यदि चॉपर को क्या करते हैं हम यहाँ पे ऑफ करते हैं, तो चॉपर को जब आप टर्न ऑफ कर दोगे ये क्या हो जाएगा, अब ये ओपन स्विच हो जाएगा। तो ओपन स्विच होगा तो ये रेजिस्टेंस जो है वो किस में कनेक्ट हो जाएगा, रोटर सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड इन रोटर सर्किट। ठीक, और दूसरा Vd इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Vdc हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रूट चॉपर में को ऑन ऑफ करके, चॉपर को ऑन ऑफ करके इस रोटर को, रोटर सॉरी इस रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस जो होगा, इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि चॉपर कितनी देर ऑफ रहता है, चॉपर कितनी देर ऑफ रहता है उतने समय तक ही कनेक्ट रहेगा ये। तो हम बोलेंगे कि रोटर का जो ये जो रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, इनटू जितने समय तक टर्न ऑफ रहेगा, तो ड्यूटी तो टाइम पीरियड के जितने समय तक ये टर्न ऑफ रहेगा उतने समय तक ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आर और वन माइनस ड्यूटी साइकिल लिख सकते हैं। तो अल्फा जो है वो क्या है, ड्यूटी साइकिल है, टी ऑन अपॉन टी। ठीक है, तो हम इसकी ड्यूटी साइकिल को वेरी करके क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मेथड होता है इस मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, तो इस मेथड को यहाँ पे इस प्रकार से यूज करोगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लिप पावर रिकवरी स्कीम। तो स्लिप पावर रिकवरी स्कीम का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने जो मेथड देखा था, है ना, रोटर रेजिस्टेंस मेथड जो देखा था, स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, तो जो ये स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल है, इस मेथड में क्या होता है, रोटर सर्किट में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो उसके कारण इसमें क्या होता है, कॉपर लॉस होता है और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए इस मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन स्पीड कंट्रोल के लिए करते हैं, है ना। लेकिन यदि हमको ज़्यादा समय तक यूज़ करना है तो उस मेथड को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एफिशिएंसी उसकी लो है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किए, स्लिप पावर रिकवरी स्कीम का यूज़ किया गया। तो इस स्कीम में क्या करते हैं, रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है ना, रोटर में स्लिप फ्रीक्वेंसी की ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, रोटर में जो स्लिप फ्रीक्वेंसी की पावर है उसको क्या करते हैं, हम रिकवर करते हैं, और रिकवर करके, ठीक है, वापस क्या करते हैं, जो हमारा थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है उसमें फीडबैक करते हैं। तो इस मेथड में जो हम मोटर को क्या कर सकते हैं,
सब सिंक्रोनस यानी लेस देन सिंक्रोनस स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड, दोनों पे क्या कर सकते हैं, इसमें रन कर सकते हैं। तो मोटर को सब सिंक्रोनस स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों पे क्या कर सकते हो, आप इसको रन कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि इस मेथड में जो आपकी पावर है वो वेस्ट नहीं होगी, और इस मेथड में आप क्या कर सकते हो, मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर सकते हो, और उसको जो है सब सिंक्रोनस यानी लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे भी इसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पे स्लिप पावर को कैसे रिकवर करेंगे, तो इसको रिकवर करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है कैमर ड्राइव और दूसरी होती है सेरबियस ड्राइव, ठीक है। तो एक होती है क्रैमर ड्राइव और दूसरी होती है शेरबियस ड्राइव। तो इन दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्लिप पावर को रिकवर कर सकते हैं, ठीक। तो जो क्रैमर ड्राइव है, जो ये क्रैमर ड्राइव है, इसके द्वारा हम रोटर की जो स्पीड होती है, ठीक है, इसको लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, तो ये आपको याद रखना है कि क्रैमर ड्राइव का यूज क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे ही इसमें रन कर सकते हैं, हायर सिंक्रोनस स्पीड पे इसको रन नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए इसको यूज किया जाता है। तो क्रैमर मेथड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड के लिए, और कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले क्रैमर मेथड का डायग्राम यहाँ पे देखते हैं कि कैसा इसका डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये, और यहाँ पे ये हमारा पावर सप्लाई है, बस बार। तो हम क्या करेंगे, इसके रोटर में पहले तो इसको आप 3 फेज सप्लाई दोगे स्टेटर को, तो ये 3 फेज सप्लाई इसको दोगे स्टेटर को, और इसके रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो हम किस में यूज करेंगे, कन्वर्टर, ठीक। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक तो ये जो है, ये क्या है, अनकंट्रोल्ड 3 फेज रेक्टिफायर है। तो ये 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है ये। तो यहाँ पे 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का यूज करेंगे, और इसके आउटपुट में रिपल को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक इंडक्टर का यूज करेंगे, ठीक। तो इसका जो आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगा, डीसी, ठीक। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, स्लिप फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमको जो इनपुट आता है वो क्या मिलता है, स्लिप फ्रीक्वेंसी, और इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे डीसी मिल जाएगा। अब इसके बाद में इस डीसी को क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसी में कन्वर्ट करेंगे। तो एसी में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, इन्वर्टर का यूज करोगे। तो यहाँ पे हम एक इन्वर्टर लगा देंगे 3 फेज कंट्रोल। तो इस तरह से यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे एक होगा, ये इन्वर्टर होगा। अभी जो इन्वर्टर का आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे उसको जनरेट करेंगे, और जनरेट करने के बाद में एक यहाँ पे यूज कर लेंगे ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसके द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप करके हम किसको दे देंगे, सप्लाई सिस्टम को। तो इसमें क्या करते हैं कि ये हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसके रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो स्लिप फ्रीक्वेंसी की है, इसकी जो पावर है वो कैसी होगी, स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो इसकी आउटपुट पावर एट स्लिप फ्रीक्वेंसी को अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर द्वारा डीसी में कन्वर्ट करेंगे,
और उसको स्मूथन करने के लिए, यानी कि उसमें प्रोड्यूस्ड रिपल को रिड्यूस करने के लिए फिल्टर सर्किट का यानी इंडक्टर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो हमको मिलेगी वो डीसी मिलेगी। अब उस डीसी को 3 फेज इन्वर्टर के द्वारा किस में कन्वर्ट करोगे, एसी में। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की एसी आ जाएगी। अब उस एसी को क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप करेंगे और स्टेप अप करके वापस से फीडबैक कर देंगे किसमें, सप्लाई सोर्स में। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है इसका यूज हम किस में करते हैं, क्रैमर ड्राइव में करते हैं। ठीक, तो क्रैमर ड्राइव में इस प्रकार से स्लिप की पावर को रिकवर किया गया और रिकवर करके वापस से उसको फीड किया गया सप्लाई सिस्टम में। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि किस स्पीड रेंज के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड के लिए। दूसरा आपको याद रखना है कि इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए इसका यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक, अब यदि हमको कैमर ड्राइव का पूछेगा यूज कहाँ करते हैं, तो लार्ज पावर पंप एंड कंप्रेशर में इसका यूज करते हैं। तो कहाँ यूज करते हैं, लार्ज पावर पंप एंड कंप्रेशर में इसका यूज करते हैं। और इसमें जो स्पीड रेंज होती है वो कैसी होती है, नैरो स्पीड रेंज, नैरो स्पीड रेंज बिलो सिंक्रोनस स्पीड। तो इसमें जो स्पीड की रेंज है वो वाइड नहीं है, स्पीड की रेंज कैसी रहेगी, नैरो। तो नैरो स्पीड रेंज बिलो सिंक्रोनस स्पीड के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक, ठीक है, तो फिर से देखिए, जो सर्विस ड्राइव है, इस सर्विस ड्राइव में हम क्या कर सकते हैं, तो सर्विस ड्राइव का यूज हम यहाँ पे करते हैं स्पीड बिलो सिंक्रोनस स्पीड और स्पीड अबव सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो स्पीड जो है वो अबव सिंक्रोनस स्पीड के लिए यूज करेंगे। तो स्पीड बिलो सिंक्रोनस स्पीड को क्या बोलोगे, सब सिंक्रोनस स्पीड। और स्पीड अबव सिंक्रोनस स्पीड को क्या बोलोगे, सुपर सिंक्रोनस स्पीड। तो दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज करेंगे, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में इसका यूज करेंगे। तो इतना तो पहले आपको याद रखना है कि कैमर ड्राइव जो होता है इसका यूज हम बिलो और अबव सिंक्रोनस स्पीड
दोनों के लिए, सॉरी कैमरा बोल रहा हूँ, सर्विस ड्राइव का यूज हम अबव एंड बिलो सिंक्रोनस स्पीड दोनों के लिए इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे अचीव करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है डीसी लिंक स्टैटिक सर्विस ड्राइव और साइक्लो कन्वर्टर स्टैटिक सर्विस ड्राइव। तो इसमें एक होती है डीसी लिंक सर्विस ड्राइव, उसको बोलेंगे डीसी लिंक स्टैटिक सर्विस ड्राइव। और दूसरी होती है साइक्लो कन्वर्टर स्टैटिक सर्विस ड्राइव। तो जो सर्विस ड्राइव है, ठीक है, ये कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप का इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि हमको क्या करना है यहाँ पे स्पीड को बिलो और अबो करना है। तो वो दो तरीके से दो अरेंजमेंट से हम कर सकते हैं। पहला अरेंजमेंट है डीसी लिंक स्टैटिक सर्विस ड्राइव और दूसरा अरेंजमेंट है साइक्लो कन्वर्टर स्टैटिक सर्विस ड्राइव। तो जो डीसी लिंक स्टैटिक सर्विस ड्राइव है, इसमें हम किसका यूज करते हैं? डीसी जो हमारा कन्वर्टर होता है ना, फुल कन्वर्टर, उसका यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे देखेंगे, पहले देख रहे हैं डीसी लिंक। तो जैसे देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से इसको थ्री फेज वोल्टेज अप्लाई कर दोगे स्टेटर को, तो इसको थ्री फेज सप्लाई दे दोगे स्टेटर को। अब स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देने के बाद में हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारा डुअल कन्वर्टर हमने देखा था। ठीक, तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन यहाँ पे करेंगे इस प्रकार से, और इसका जो आउटपुट है आपको मिलेगा यहाँ पे। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो फुल कन्वर्टर का यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है फेज कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर 1 और ये है सेम कन्वर्टर 2। तो दो कन्वर्टर हैं, तो ये भी ब्रिज कन्वर्टर है, ये भी ब्रिज कन्वर्टर है। तो ये भी ब्रिज कन्वर्टर है, कन्वर्टर 2 है। ठीक, अब इसमें जो पावर का फ्लो है, ठीक है, ये आपको पता है सबको कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है ये। ठीक, अब इसके रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, ठीक है, वो स्लिप फ्रीक्वेंसी की होती है। इसकी जो आउटपुट पावर है वो क्या रहेगी? स्लिप फ्रीक्वेंसी पर रहेगी आउटपुट पावर। तो हम देखेंगे कि यदि हमको इसको क्या करना है, बिलो सिंक्रोनस स्पीड रन करना है, तो पावर फ्लो जो है वो मोटर से कन्वर्टर 1, कन्वर्टर 2 और देन क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर होगा।
तो यदि आपको क्या करना है, इसको बिलो सिंक्रोनस स्पीड रन करना है, तो पावर फ्लो जो होगा वो कन्वर्टर 1 देन कन्वर्टर 2, ठीक, कन्वर्टर 1 कन्वर्टर 2 ट्रांसफॉर्मर, ठीक, तो ये यहाँ पे फ्लो होगा। तो पावर फ्लो ऐसे लिख देते हैं, रोटर 2, रोटर 2 कन्वर्टर 1 कन्वर्टर 2 और ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर से कहाँ चले जाएगा, सप्लाई, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि जब हमको इसको बिलो सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करना है, तो जो ये फेज कंट्रोल कन्वर्टर है ये, इसको यूज करेंगे एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये जो है कन्वर्टर जो 1 है इसको यूज करेंगे एज अ रेक्टिफायर। तो कन्वर्टर 1 ये होता है एक्ट एज अ रेक्टिफायर, ठीक। तो जब इसको हम रेक्टिफायर की तरह ऑपरेट करते हैं तो इसका जो फायरिंग एंगल होता है अल्फा 1, इसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री रखते हैं। तो यदि पावर का फ्लो ऐसे हो रहा है, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक, तो कन्वर्टर 1 जो है उसका फायरिंग एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, और वो कैसे एक्ट करेगा यहाँ पे, रेक्टिफायर की तरह। और इस समय जो कन्वर्टर 2 है ये एक्ट एज अ लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर, तो ये लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा, और इसका जो फायरिंग एंगल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा, ठीक। अब यदि हमको अबव सिंक्रोनस स्पीड चाहिए तो पावर फ्लो कैसे होगा, तो पावर फ्लो सप्लाई मीन्स टू ट्रांसफॉर्मर आएगा, टू कन्वर्टर 2, कन्वर्टर 2 से कन्वर्टर 1 एंड टू रोटर आएगा। तो पावर का फ्लो जो है अब सप्लाई से कहां पे आएगा, रोटर में आएगा। तो रोटर में हम क्या करेंगे, ईएमएफ को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। और उस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, स्लिप फ्रीक्वेंसी के समान होनी चाहिए, ठीक। तो इस समय ठीक है, जो कन्वर्टर कन्वर्टर 2 है, ये कन्वर्टर 2 एक्ट करेगा एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। तो यहां से एसी आएगा और ये क्या करेगा, उस एज अ रेक्टिफायर वर्क करेगा, और इसका जो फायरिंग एंगल है वो लेस देन क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब जो कन्वर्टर 1 है, कन्वर्टर 1 है ये एक्ट एज अ इन्वर्टर, लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर, और इसका जो फायरिंग एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहां से एसी आएगी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, डीसी इनपुट आएगा, और उस डीसी को स्लिप फ्रीक्वेंसी की एसी में कन्वर्ट करके किसको देगा, रोटर को देगा। तो जब रोटर में ईएमएफ इंजेक्ट होगी, ठीक है, तो हमें पता है कि उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अबव सिंक्रोनस स्पीड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको दोनों स्पीड में हम यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, नोट कर रहे हैं, उसको नोट कर लो। करते हैं यहाँ पे, तो जो सेकंड मेथड है तो साइक्लो कन्वर्टर स्टैटिक सर्विस ड्राइव जो है, ठीक, इसमें हम किसका यूज करते हैं, तो इसमें साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो कौन से साइक्लो कन्वर्टर का इसमें हम यूज करेंगे, तो 3 फेज टू सिंगल फेज, किसका यूज करेंगे, 3 फेज टू सिंगल फेज,
ठीक है। तो जब हमने साइक्लो कन्वर्टर पढ़ा था वैसे ही हम साइक्लो कन्वर्टर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो क्या करेगा यहाँ पे, तो कितने साइकिल कन्वर्टर रहेंगे, ऐसे 3 साइकिल कन्वर्टर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 फेज टू 3 फेज कन्वर्जन वहां पे मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि इसके स्टेटर को तो आप 3 फेज सप्लाई दे दोगे यहाँ पे। अब इसका जो रोटर होगा, इसके रोटर को आपको 3 फेज सप्लाई देनी है। तो जैसे कि एक ये पॉजिटिव ग्रुप, और ये नेगेटिव ग्रुप। और इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करके इसका जो आउटपुट है एक फेज को दे देंगे। ऐसे 3 सेट यूज करेंगे, एक सेट इसके लिए यूज करेंगे, एक सेट इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसको इनपुट दे रहे हैं रोटर में, ठीक है, तो रोटर में जो इनपुट दे रहे हैं वो किसके द्वारा देंगे, साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा यूज। तो इस प्रकार से 3 सेट्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो कन्वर्टर स्टैटिक सर्विस ड्राइव, इसको यहाँ पे बोलेंगे। ठीक, तो उसमें एक लाइन लिख लीजिए, इसमें फेज कंट्रोल लाइन कम्यूटेटेड, फेज कंट्रोल लाइन कम्यूटेटेड साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। यह मेथड वेरी हाई पावर पंप एंड ब्लोवर के लिए यूज करते हैं। इसमें सब सिंक्रोनस एंड सुपर सिंक्रोनस, सब सिंक्रोनस एंड सुपर सिंक्रोनस दोनों रेंज में स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में इसका यूज करते हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में इसका यूज करते हैं। तो इसका जो यूज है वो कहाँ पे करते हैं, हम कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी जो है उसको फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ठीक है।